फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है मेरे चैनल। आज मैं आया हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ जो कि है बीए प्रोग्राम ईवीएस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज मैं आया हूँ यूनिट 5 के चैप्टर 2 के साथ। ठीक है, सेकंड चैप्टर के साथ यूनिट 5 का, जिसका जो कि है नाभिकीय खतरे और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या खतरे हैं, वो किस प्रकार उत्पन्न होती है और उसे किस प्रकार निपटाया जा सकता है। ठीक है, उसके निपटाने के तरीके क्या है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सबको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है नाभिकीय प्रदूषण। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जन है। ठीक है, जिससे हवा, पानी या भूमि और मानव पर प्राकृतिक जीव जंतु प्रभावित हो सकते हैं, नाभिकीय प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा कण ऐसे कण जिनमें उच्च ऊर्जा होती है या फिर वो रेडियो होते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी निकलती है जिनसे, और जिससे हवा, पानी, वायु, मानव और प्राकृतिक जीव जंतु प्रभावित हो, तो नाभिकीय प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए चाहिए इसे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो आपको कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिव परमाणु को रेडियो न्यूक्लाइडो भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव जो परमाणु है उसका दूसरा नाम क्या है, रेडियो न्यूक्लाइडो। फिर आता है बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब वह रेडिएशन जो कि बैकग्राउंड में अपने आप होता रहता है, उसे उसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, वो अपने आप ही चलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन। विकिरण की प्रक्रियाओं के द्वारा में उत्सर्जित प्राकृतिक स्रोत को हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो विकिरण एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो भी तरह के क्या होते हैं, परमाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्रक्रिया में उसे बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियोधर्मित का मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को प्रभाव करती है, वो सभी चीज़ों को प्रभावित करती है, निर्जीव सजीव। ठीक है, तो देखते हैं। गामा विकिरण मानव शरीर पर बहुत नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो रेडियो गामा दो तरह की होती हैं, तो जो गामा होती हैं वो मानव शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं, परंतु दूसरे पॉइंट में जैसे कि बीटा विकिरण मानव के अंदरूनी भागों को प्रभावित करती है। ठीक है, बीटा जो होती हैं वो मानव के शरीर के अंदर चली जाती हैं और उन्हें अंदर तक प्रभावित करती हैं, और अंदर तक प्रभावित करने का मतलब फिर आप समझ ही जाओ कि अंदरूनी भागों को प्रभावित करने का मतलब कि वो शरीर में खून जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है मानव के, या फिर जो उसके जीन हैं, डीएनए है, उन सबका परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, देन अगला है परमाणु विस्फोट घर में पल रहे शिशु तक की मौत कर सकता है। परमाणु विस्फोट के कारण घर में पल रहे जो बच्चा भी है उसकी भी मौत हो सकती है, उसमें इतनी क्षमता होती है परमाणु विस्फोट में। इसीलिए परमाणु विस्फोट के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से गर्भवती महिलाएं को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो शिशु में ही, पेट में ही शिशु की मौत कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु विस्फोट के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ पे परमाणु विस्फोट हो रखा है वहाँ पे लोगों को कौन सी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी का, जब अमेरिका ने 1945 में उस पर बम गिरा था। ठीक है, तो उस समय क्या दिक्कत हुई थी, उस समय वहाँ के पहले तो बड़ी संख्या में लोग मारे गए, दूसरा आज भी जो लोग पैदा होते हैं उन लोगों में विकलांगता देखी जा सकती है। ठीक है, कैंसर जैसी बीमारियाँ जो देखी जा सकती है, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हुई हैं, तो ये कारण है। पाँचवा पॉइंट है, इससे त्वचा, खून, हड्डी, बाल, सिर से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इससे कई तरह की बीमारियां, जैसे कि त्वचा से जुड़ी त्वचा रोग। ठीक है, खून से जुड़ी खून में परिवर्तन हो सकता है, खून में थक्का जम सकता है, खून काला पड़ सकता है। ठीक है, हड्डियों से जुड़ी हड्डियाँ गल सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं। ठीक है, हड्डियों में परिवर्तन आ सकता है कि मानव विकलांग पैदा होने का एक काफ़ी बड़ा कारण भी है कि हड्डियों में परिवर्तन के कारण मानव का शरीर पूरी तरह विकास नहीं कर पाता। ठीक है, बाल, सिर से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, यह जीन
को भी प्रभावित कर सकता है, ये जीन को भी प्रभावित कर सकता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ मानव के शरीर के ऊपरी ऊपरी प्रभावित करता है, नहीं, वो अंदर तक जाके मानव के जीन में भी परिवर्तन कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है हम देखते हैं, जिसके कारण मानव में विकलांगता, अपंगता जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, हो सकती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, मानव में जो विकलांगता है वैसी बीमारियां पैदा, अपंग हो सकता है मानव, पूरी तरह उसका शरीर विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये उसके कारण है। रेडियोधर्मित को जल पर प्रभाव, ठीक है, रेडियोधर्मिता के जल पर प्रभाव, रेडियो एक्टिव जो मटीरियल है उसके जल पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो रेडिएशन के कारण जल के जैविक रासायनिक गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, अगर हम कोई जिस क्षेत्र में परमाणु विस्फोट हुआ है, अगर वहाँ पर कोई नदी हो या फिर उसके आसपास कोई तालाब हो, तो उस तालाब का जल प्रदूषित हो जाता है, पहली बात। तो दूसरा, तालाब का जो जल है, जल के रासायनिक गुणधर्म और जैविक गुणधर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, रासायनिक जल एक प्रकार का रेडियो सक्रिय कचरा है जो मानव के लिए हानिकारक है। ठीक है, अगर उस क्षेत्र का जल कोई पी लेता है जहाँ पर परमाणु विस्फोट हुआ है, तो वो मानव के शरीर को भी बहुत बुरी तरह हानि पहुँचा सकता है। ठीक है, तो यही कारण है कि उन क्षेत्रों को एकदम बंद कर दिया जाता है जहाँ पे रेडियो एक्टिव परमाणु परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जहाँ परमाणु परीक्षण किया जाता है उन क्षेत्रों को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। अगला पॉइंट, रासायनिक जल को पीने से रेडिएशन मानव के शरीर में पहुँच जाता है तथा मानव के आनुवांशिक गुणधर्म के परिवर्तन करके मानव में बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, तो अगर हम उस जल को पी लेते हैं तो पहली बात तो रेडिएशन हमारे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, और रेडिएशन शरीर में जाने के बाद क्या करेगा, वहाँ के जाके आनुवांशिक गुणधर्म को भी परिवर्तन करेगा, हमारे जीन में परिवर्तन करेगा, डीएनए में परिवर्तन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, मानव में नई नई तरह की बीमारियाँ पैदा होंगी जिनका कि कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, नाभिकीय संयंत्रों में ठंडे जल का प्रयोग करके उसे गर्म जल की स्थिति में तालाब में या नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण समुद्री तथा स्थलीय जीवों का जीवन समाप्त हो गया। इसे तापीय आघात कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो वहाँ पे टैंकों को ठंडा करने के लिए, क्योंकि जिन टैंकों में परमाणु परीक्षण किया जाता है वो टैंक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उन टैंकों को ठंडा करने के लिए लोग क्या करते हैं, समुद्र से या फिर तालाब से जल को मंगाते हैं पाइपलाइन के द्वारा। ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा जल आता है और आने के बाद क्या करते हैं, उस जल का प्रयोग करते हैं ठंडा करने के लिए प्लांट को। प्लांट तो ठंडे हो जाते हैं पर वो जल का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जल पूरी तरह गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो जल वापस छोड़ दिया जाता है, वो जल क्या करा जाता है, वो जल वापस उसमें छोड़ दिया जाता है समुद्र में या फिर तालाब में जहाँ से वो लाया गया हो। तो गर्म जल, एक पहली बात तो भी गर्म जल बहुत ज़्यादा गर्म जल होने के कारण ना उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा, वह गर्म जल पानी में छोड़ते ही जो आसपास के जीव हैं वो उनकी जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है, समुद्री जीव तो समाप्त हो ही जाता है, परंतु जो जल पीने के लिए स्थलीय जीव वहाँ आते हैं वो भी उसे पी के बीमार हो जाते हैं या फिर उनका जीवन समाप्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तापीय आघात कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, रेडियोधर्मिता का मिट्टी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक आपने किस जल पर प्रभाव पड़े, मानव पर प्रभाव पड़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मिट्टी पर। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ मिट्टी पर प्रभाव डालता है काफ़ी बुरी तरह। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, प्रदूषित मिट्टी पर उगने वाले पौधे में प्रदूषण स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ है या परमाणु विस्फोट हुआ है, अगर वहाँ पर कोई सब्जी उगाता है या फिर कोई भी पौधा उगता है, ठीक है, तो वो जो प्रदूषण है रेडियो एक्टिव का वो किस में चला जाएगा, वो उन पौधों में स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, और रेडिएशन के कारण पौधों का आनुवांशिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस क्षेत्र में उगने वाले जितने भी पौधे हैं ना, एक तो वो प्रदूषित होंगे, दूसरा उन पौधों के जो आनुवांशिक गुणधर्म है वो भी पूरी तरह परिवर्तित हो गए होंगे। परिवर्तन होने के कारण ना ही उनका पूरी तरह विकास हो पाता है। तो यही एक कारण है कि उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे जल्दी से नहीं उगते। ठीक है, प्रदूषित पौधों को मानव ग्रहण करता है, जिसके ये प्रदूषण मानव के शरीर में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर उस क्षेत्र का कोई भी पौधा कोई अनजाने में या फिर उस क्षेत्र का कोई भी पौधा कोई मानव खा लेता है, ठीक है, या फिर जीव जंतु खा लेता है, तो वही बीमारी किसमें चली जाती है, उस मानव में या फिर जीव जंतु में चली जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होंगी। ठीक है, जिनका इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया होगा, जिससे मानव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो यही कारण है। यह प्रदूषण प्रकृति में कई लंबे समय तक रह सकता है, जिसके कारण यह कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो परमाणु प्रदूषण जो है या फिर रेडियो एक्टिव जो मटीरियल है वो
जल्दी से समाप्त नहीं होता, वो समाप्ति नहीं होता, वो सिर्फ समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अगर किसी स्थान पर रेडियो एक्टिव मटीरियल फेंक दिया गया है तो वो वहाँ पे कई पीढ़ियों तक रह सकता है। ठीक है, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, नागासाकी और हिरोशिमा का 70 साल हो गए, तकरीबन 70-75 साल हो गए हैं। ठीक है, उस बमबारी को, विस्फोट को, परंतु आज भी अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको वहाँ पर रेडियो एक्टिव का संक्रमण मिल जाता है। ठीक है, संक्रमण मिल जाता है आपको वहाँ पे। मानव आज भी विकलांग पैदा होते, बीमारियां वहाँ पे आज भी हैं। ठीक है, जिनकी खोज नहीं की जा सके, परंतु वो देश आगे बढ़ चुका है तो उसने इस चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, परंतु फिर भी अगर आप उस क्षेत्र में देखते हैं तो आपको वहाँ पे कई तरह के रेडिएशन मटीरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कारण कि वो कई पीढ़ियों तक रहता है। रेडियो धर्मित का वायुमंडल पर प्रभाव। ठीक है, क्या वायुमंडल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडल पे रेडियो धर्मिता का प्रभाव ईंधन चक्र या परमाणु विस्फोट के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो पहला क्या वो होता है प्रभाव कि या तो ईंधन चक्र के द्वारा होता है, दूसरा परमाणु विस्फोट, क्योंकि परमाणु विस्फोट में बड़ी मात्रा में ज़मीन से निकलने वाला रेडिएशन ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, बम सपोज करिए बम किसी क्षेत्र पर गिरा। ठीक है, तो गिरने के बाद वो जब तबाही मचाएगा तो वो इतनी मात्रा में ऊपर उठेगा कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा उठ के। उठने के बाद क्या होगा, वो वातावरण में इधर उधर फैल जाएगा, जिससे वातावरण में प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, विश्व में परमाणु आपदा का एहसास 1945 अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिरने के समय हुआ था। ठीक है, तो विश्व में परमाणु आपदा की, परमाणु संकट अब पैदा हो गया है, तो वो कब एहसास हुआ था? 1945 में, जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के 2 बड़े शहरों पर बम गिरा दिए थे। ठीक है, तो उस समय पूरे विश्व को पता चल गया था कि एक तो परमाणु बम है, ठीक है, दूसरा ये कितना आघातकारी है, ये भी उन्हें पता चल गया था। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट है, इस हमले में लगभग 2 लाख लोग तुरंत मर गए थे तथा आज तक वहाँ के रेडियो सक्रिय पदार्थ के कारण लोग विकलांग और अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए वहाँ पे बम गिरा गया। ठीक है, बम जिस समय गिरा उस समय गिरते ही 2 लाख लोग मर गए थे। 2 लाख। एक तो जापान बिल्कुल छोटा सा शहर है, छोटा सा देश है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा आबादी नहीं है। ठीक है, जापान इस समय किस पे है? उस पे उसके पास आबादी की कमी है। ठीक है, जनसंख्या संकट से वो गुजर रहा है। ठीक है, और दूसरा वहाँ पे बम गिर दिए गए, बम गिरे तो जिसके कारण क्या हुआ, 2 लाख लोग तुरंत मर गए। और आज भी अगर आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पे लोग विकलांग और अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि परमाणु बम का प्रयोग हर कोई देश जल्दी से नहीं करता, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, हानि होती है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, देखते हैं। परमाणु दुर्घटना के अन्य मामले। 1969 में अमेरिका के 3 माइल आइसलैंड में लगभग नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, 1969 में अमेरिका के 3 माइल आइसलैंड में स्थित नाभिकीय संयंत्र में एक विस्फोट की दुर्घटना हुई। ठीक है, पहला पॉइंट है 1979 में हुई दुर्घटना। दूसरा 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन में परमाणु संयंत्र के विस्फोट की दुर्घटना हुई। ठीक है, चेरनोबिल में भी एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। परमाणु दुर्घटना सजीव के साथ साथ निर्जीव पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सजीव पर, जीवित प्राणियों पर प्रभाव डालती है, नहीं है, निर्जीव पर भी डालती है। इसका उदाहरण है, चेरनोबिल में विस्फोट के बाद कंप्यूटर में वायरस फैल गया था, जो भारत में लगभग 10,000 कंप्यूटर तथा तुर्क तथा कोरिया में 3 लाख कंप्यूटर खराब होने की खबर है। ठीक है, तो उस समय जब 1986 में एक परमाणु विस्फोट हुआ चेरनोबिल में, तो उस समय जो परमाणु विस्फोट के कारण जो प्रभाव पड़ा उस कंप्यूटर पर भी पड़ा। कंप्यूटर क्या हुआ, भारत के 10,000 कंप्यूटर और 3 लाख कंप्यूटर, उत्तर कोरिया और तुर्की के 3 लाख कंप्यूटर में एक तरह का वायरस उत्पन्न हो गया था। जो वायरस क्या हुआ, जिस वायरस के कारण बहुत सारा, पहली बात तो कि बहुत सारा डाटा मात्रा में ख़राब हुआ। ठीक है, दूसरा वायरस फैला तो सबको पता चल गया कि ये सिर्फ मानव सजीव पर ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो यही कारण था कि परमाणु विस्फोट कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। इनके हम विवरण में देखते हैं कि इनके विवरण में क्या क्या हुआ। दुर्घटनाओं का विवरण। ठीक है, दुर्घटनाओं का विवरण अब इसमें पूरा देखते हैं कि किस प्रकार हुआ था। पहला पॉइंट है 3 माइल आइसलैंड। यह दुर्घटना 14 मार्च 1969 में हुई। इसके पंप टूट गए थे। इसके साथ ही बिजली उत्पादन करने वाला टरबाइन भी रुक गया था तथा बिजली मीटर खराब हो गया था, जिसे सही नहीं किया गया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। तो ठीक है, तो वह प्लांट जहाँ पे परमाणु परीक्षण किए जा रहे थे या फिर परमाणु संयंत्र था, वहाँ पे क्या हुआ, एक तो पंप टूट गया, पहला पॉइंट। ठीक है, पंप टूट गए थे। पंप टूट करने के कारण सही से
सही से प्रभाव नहीं हो पाया, किस जो भी चीज़ पंपों में चल रही थी उनका सही से प्रभाव नहीं हो पाया। दूसरा, बिजली उत्पादन करने वाले टरबाइन भी रुक गए थे, ठीक है, टरबाइन रुक गए और वहाँ पे एक मीटर लगा हुआ था, वो मीटर ख़राब हो चुका था। वो किसका था? बिजली का मीटर था, वो ख़राब हो गया था, ख़राब हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये दुर्घटना हुई। बाद में दुर्घटना के बाद इस इलाके में से गर्भावस्था में महिलाओं को हटा दिया गया तथा इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो अगर परमाणु विस्फोट किसी क्षेत्र में होता है तो वो विस्फोट के कारण उनके शिशु तक की मौत हो सकती है, ठीक है। तो क्या करा, तो अमेरिका की सरकार ने फटाफट उन क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को हटा दिया गया, ठीक है, मतलब वो स्थान ही खाली करा दिया जहाँ पे परमाणु विस्फोट हुआ था। और दूसरा, उस क्षेत्र में लोगों का आना जाना वर्जित कर दिया गया, रोक लगा दी गई। अगला पॉइंट है चेरनोबिल, यूक्रेन। 1986 में परीक्षण के दौरान यह दुर्घटना घट गई थी, ठीक है। तो परीक्षण हो रहा था उस समय और यह दुर्घटना घट गई थी। कैसे हुआ ये देखते हैं। यह देखा जा रहा था कि वाष्प मतलब भाप को बंद करने पर कितनी बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। तो वो लोग ये चेक कर रहे थे कि अगर हम भाप को किसी टैंक में या फिर किसी जगह बंद कर देते हैं तो उससे हम कितनी बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इस स्थिति में टरबाइन चल रहे थे तथा वातावरण की अनुकूल व्यवस्था को हाथ से बंद कर दिया गया, ठीक है। तो टरबाइन तो ऑन थी, बिजली उत्पादन करने वाले टरबाइन। दूसरा, वातावरण को अनुकूल स्थिति में लाने के लिए लोगों ने पंपों को हाथों से बंद कर दिया, ठीक है, पंपों को हाथों से बंद करा। तो इसके कारण रिएक्टर की ऊर्जा बढ़ाने के कारण, रिएक्टर में जो ऊर्जा थी उसने बढ़ने के कारण ईंधन के प्लांट की छती टूट गई, ठीक है। तो जिस प्लांट पे क्या किया जा रहा था, परीक्षण किया जा रहा था, उस प्लांट की छती टूट गई, छत टूट गई। अब छत टूट गई तो प्लांट खुल गया पूरा ऊपर से। तो टूटने के कारण क्या हुआ, वातावरण अनुकूल होने वाला जल भाप में बदल गया, ठीक है। तो उसके अंदर जो था जल भाप के रूप में, ठीक है, वो क्या करा, बाहर निकलते ही वाष्प बन गया और उड़ गया, जल के रूप में उड़ गया। उसके अंदर जो जल आ रहा था वो क्या करा, भाप बाहर निकलते ही वाष्प बना और उड़ गया। तो जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। इसके कारण रेडियो एक्टिव धुआं चारों तरफ फैल गया। कई लोग ल्यूकोमिया मतलब रक्त कैंसर नाम बीमारी से पीड़ित हो गए, ठीक है। तो इसके कारण ही हुआ, रेडियो एक्टिव मटीरियल जब प्लांट फटा तो रेडियो एक्टिव मटीरियल आसमान में निकला। निकलने के कारण क्या हुआ, वो चारों ओर फैल गया। फैलने से लोगों में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो गई, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न हो गई, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोमिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो बीमारी उत्पन्न हो गई और उत्पन्न होने के कारण लोग पहली बात तो लोग काफ़ी मात्रा में मर गए, ठीक है, मात्रा नहीं बता रखी। दूसरा कि लोग बीमार हो गए, ठीक है, जिससे कि आज भी उन्हें देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है नियंत्रण और बचाव। किस प्रकार हम परमाणु परीक्षण से बच सकते हैं या फिर परमाणु दुर्घटना से बच सकते हैं। मशीनों का ढांचा इस प्रभाव का हो कि दुर्घटना होने से पहले मशीन खुद ही बंद हो जाए। स्वचालित मशीन का निर्माण, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये रखा गया कि मशीन का जो ढांचा वो इस प्रकार का हो कि अगर कोई दुर्घटना होने वाली है, ठीक है, अगर पूरे प्लांट में कहीं भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की, तो मशीन खुद बंद हो जाए, क्योंकि इससे दुर्घटना नहीं होगी, इससे दुर्घटना होने से बच जाएगा, ठीक है। तो स्वचालित मशीन होनी चाहिए, मानव को किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्वचालित मशीन का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, बर्बाद ऊष्मा का प्रयोग करने के लिए मशीनों का निर्माण करें, ठीक है। तो उस समय जो बर्बाद ऊष्मा निकलती है, अगर सपोज करिए कोई विस्फोट हो गया, ठीक है, तो इस तरह की मशीनें होनी चाहिए कि विस्फोट होने के बाद जो ऊष्मा रिलीज़ हुई, ठीक है, उस ऊष्मा का प्रयोग किया जा सके, ठीक है। परमाणु ऊर्जा को कम प्रयोग में लाया जाए, ठीक है। तो परमाणु संयंत्र जो हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए ज़्यादातर पे। सब जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा इस समय विश्व के लिए कितनी लाभकारी है, क्योंकि इसी से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिससे कि परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। दूसरा, परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी वो है, परंतु परमाणु ऊर्जा को रोक लगा देनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी खाली स्थान पर लगाए जाने चाहिए, ठीक है। अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए भी जा रहे हैं तो उन्हें कहाँ लगाने हैं, किसी खाली स्थान पर। खाली स्थान पर लगाने से क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं, पहली बात तो बड़ी संख्या में लोग जान के खतरे से बचे रहेंगे, ठीक है। अगर कोई विस्फोट सडनली हो भी जाता है तो वहाँ के लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि परमाणु ऊर्जा ऐसे क्षेत्र में लगानी चाहिए जहाँ पे दूर दूर तक लोग ना रहते हैं, ठीक है। नाभिकीय अपशिष्ट का किस प्रकार निपटाया जाए, ठीक है। तो
नाभिक है। न्यूक्लियर वेस्ट का हम किस प्रकार अपशिष्ट का वो कर सकते हैं, देखते हैं निपटारा। यह विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का निपटारा किस प्रकार किया जाए, ठीक है। तो ये समस्या मानव के सामने यानी पूरे विश्व के सामने है कि हम किस प्रकार रेडियो एक्टिव मटीरियल का निपटारा कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट का हम किस प्रकार निपटारा कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इसके लिए क्या खोजा, अमेरिका ने अपशिष्ट को डब्बों में भरकर ज़मीन में दबा दिया। अमेरिका ने क्या करा, अपशिष्ट को डब्बों में भरकर डब्बों में ज़मीन में दबा दिया, जिससे कि ना तो लोग उसे छू पाएंगे ना ही वो किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगा, ठीक है। पर ये कब तक ये चलेगा, इसके लिए मानव के पास कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक जो मेन है, परमाणु ऊर्जा तथा जलीय ऊर्जा में अंतर बताइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परमाणु ऊर्जा और जलीय ऊर्जा में अंतर बताना। परमाणु ऊर्जा मैंने इस चैप्टर में बात की, जलीय ऊर्जा में मैंने पिछले चैप्टर में बात की थी, ठीक है। जलीय ऊर्जा कहाँ से होती है, जलीय ऊर्जा बनाई जाती है बांध पे जल की प्रक्रिया से, ठीक है। बांध जल प्रक्रिया से बनाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीमेल लिंक दे रखा है, आप मेरे को वहाँ से मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।